हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है वो है इंटरव्यू विद पिंकी गर्ग, जो कि हमारी ही बैच की स्टूडेंट है और जिसका इस जून 23 में ऑल इंडिया रैंकिंग 18 विद जेआरएफ आया है। और ये इंटरव्यू बहुत लंबा चला है, अराउंड 1.5 घंटे के आसपास का है, बट आई हैव समराइज दिस इन अबाउट 40 मिनट्स। और जो नए बच्चे हैं, होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव स्मॉल समरी ऑफ पिंकी। Pinky has got 141.5 marks, right, out of 200. And if you talk about the section wise, then in part A, she got 19 marks. In part B, she got 46 marks, and in part C, she got 76 marks. So you can just think, in part C, she got 76, right? That means more weightage. Out of 95, she got 76 marks. So this is the small summary that I have given to you all, right? And now I request Pinky, please introduce yourself. My name is Pinky Garg. I am from Haryana. I complete my graduation and post graduation in State Government College. नेट की प्रिपरेशन की है और फिलहाल में मैं बीएड कर रही हूँ, बीएड फाइनल ईयर में हूँ। और सीटेट की भी प्रिपरेशन की थी, सीटेट मेरा क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट टाइम में। और नेट की प्रिपरेशन पैरेलल में की थी। नेट की प्रिपरेशन मैंने 2020 में स्टार्ट की थी, सर से ही कोचिंग ली थी उस टाइम मैंने। उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन की थी, नोट्स वगैरह से जो भी बनाए थे। सर ने जितना भी पढ़ाया था बस उसे ही पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड चलो अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीज़ों पे आता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि मतलब आपका जो प्रिपरेशन था, आपने प्रिपरेशन कैसे किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की स्ट्रेटजी कैसे अडॉप्ट किया, और आपका पेपर वाइज भी किस तरीके से, पहले यही आप बताओ कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की का सिलेक्शन आपने कैसे किया एग्ज़ाम में, और मतलब कैसे इतना अच्छा मार्क्स हुआ और ऑल इंडिया रैंकिंग 18 आया। सर मैंने पहले पार्ट बी स्टार्ट किया था, जैसे कि आप बताते हैं मैंने पार्ट बी से स्टार्ट किया था सबसे पहले। उसके बाद पार्ट सी किया था, लास्ट में मैं पार्ट ए में आई थी। क्योंकि पार्ट बी और सी स्कोरिंग मार्क्स और वो अपना सब्जेक्ट भी होता है, तो इस वजह से मैंने पहले पार्ट बी किया था। फिर पार्ट बी में ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो जिन क्वेश्चनों पे पूरा बिलीव हो कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बस वही अटेम्प्ट किए थे पहले। फिर उसके बाद पार्ट सी स्टार्ट किया था। पार्ट सी में मैंने पूरे 20 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 16 करेक्ट थे। अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो पहले आपने पार्ट बी स्टार्ट किया, फिर पार्ट सी, और फिर पार्ट ए, यही किया था ना? यस सर। अच्छा, पेपर वाइज थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा जानना भी चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये नहीं चाहते कि हम सारे पेपर की प्रिपरेशन करें। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? क्या आपने कौन कौन से पेपर को अच्छे तरीके से तैयार किया, जो और बाकी लोगों को भी आप कैसे सजेस्ट कर सकती हो कि कौन सा पेपर हमें लेके चलना चाहिए जिससे हम स्कोर अच्छा कर लें? और क्या हर क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए, या हमें मतलब ओवरऑल पूरे ही पेपर लेके चलने चाहिए, कुछ कुछ टॉपिक तैयार करने चाहिए, या फिर कोई भी अगर मैं पेपर लें तो उस पेपर को डीपली पढ़ना चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, थोड़ा सा सभी से शेयर करें। सर पहले तो ये है कि हमारे जो प्योर के सब्जेक्ट हैं लाइक लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ये ज्यादा इजी बैठते हैं, तो सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उसके बाद सर क्या कहते हैं, मैंने फिर अप्लाइड के सब्जेक्ट किए थे कुछ, क्योंकि अप्लाइड में ये होता है कि अप्लाइड अप्लाइड में मेरा मतलब इंटरेस्ट भी ज्यादा था। और अप्लाइड में जैसे कि हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है लास्ट में। ये नहीं है कि गलती होने के चांस है, क्योंकि प्योर में तो ये रहता है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल, तभी बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। अगर पार्ट सी में करते हैं तो, क्योंकि पार्ट सी मल्टीपल करेक्ट होता है, तो उसमें गलती के चांस ज्यादा होते हैं, तो उसमें मैंने अप्लाइड पे ज्यादा फोकस किया था। गुड, वेरी गुड। अप्लाइड में ओडी, पीडी पेपर को थोड़ा और एक्सप्लेन करो, कौन कौन अप्लाइड में पेपर वाइज थोड़ा बताओ। अप्लाइड में प्योर में तो मैंने सर क्या कहते हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, ये सारे सब्जेक्ट करे थे। और मॉडर्न मॉडर्न अलजेब्रा भी किया था थोड़ा बहुत। तो अप्लाइड में मैंने ओडी, पीडी और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन
और इंटीग्रल इक्वेशन, इनमें मतलब मेन टॉपिक पढ़ लो जो बेसिकली उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार एग्जाम में। तो मेनली मैंने उन्हीं को प्रिपरेशन की थी, उन्हीं क्वेश्चंस की जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं अप्लाइड के। तो देखो पिंकी ने जो बताया Yes. उसको थोड़ा सा मैं समराइज करूँगा। फर्स्ट सी टोल्ड कि वी कैन गिव द इक्वल वेटेज टू बोथ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स. One of the major advantage of the applied mathematics is that we can get the exact answer, means there is the less chance for the incorrect answer. Why there is the thing is that because applied question values are given, there is no analysis. If you learn the formula you can easily attempt the question and get the 100% श्योर रिजल्ट. क्यों पिंकी, यही है ना, क्योंकि अप्लाइड में जो भी चीज़ें वैल्यू दी रहती हैं, प्योर में आपको थोड़ा एनालिटिकली सोचना है. अगर आपको प्योर, मैं ये नहीं कहता प्योर की तैयारी नहीं करे, प्योर का पूरा दीजिए क्योंकि स्कोरिंग है, लेकिन अगर अप्लाइड को भी पैरेलल में लेके Yes, sir. चलोगे तो पार्ट सी का जो क्वेश्चन है वहाँ गलत होने के चांसेस कम है. क्यों? क्योंकि वो मोर देन वन ऑप्शन है, ज़्यादा वेटेज है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, राइट. तो थोड़ा सा आपको इसको फोकस करना चाहिए. चलो देखो, आपने बहुत कुछ चीज़ें लर्न किया है पिंकी. Yes, मतलब sir. हार के बाद ही जीत है, बोलते हैं ना कि बहुत बार मतलब 2-3 बार तो एग्ज़ाम दिया और उसमें बोलते हैं ना हमारा मिस्टेक ही सबसे Yes, sir. बड़ा गुरु बिल्कुल। होता है. तो तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो मिस्टेक्स हैं वो स्टूडेंट ना करे और कम से कम समय में तैयारी को कैसे करे कि मतलब उसका रिजल्ट निकल जाए और टाइम वेस्ट ना हो. मतलब टाइम, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है. बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं इंगेज हैं जॉब में, तो कम से कम टाइम में कैसे स्मार्ट स्टडी करें कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए. क्योंकि भीड़ बहुत है, सभी को पता है. उस भीड़ में हमें निकलना है. तुम्हारा ऑल इंडिया रैंकिंग 18 है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो भी जेआरएफ में, कि इसका मतलब है कहीं एक दो क्वेश्चन का ही जो नंबर 1 होगा, एक या दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैक्सिमम का डिफरेंस हो सकता है जो टॉपर हो. तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि लोग, ये स्टूडेंट किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें कि कम से कम टाइम में अधिक आउटपुट दे पाए. क्या करना चाहिए? सर इसमें मतलब सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले अपना बेसिक क्लियर करो, बेसिक को क्लियर करते हुए चलो। और जो सर ने मतलब जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं उसके हैंड रिटन नोट्स खुद अपने हाथों से बनाओ, क्योंकि जब हम अपने हाथों से लिखकर मतलब नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें साथ के साथ रिवाइज होती चली जाती हैं और वो दिमाग में भी रहती है हमारे, हम उनको भूल भी नहीं सकते जल्दी से अगर हम खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। और पेपर से 1 महीने पहले कम से कम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स से प्रिपरेशन करो, डेली नोट्स को रिवाइज करो। क्योंकि शॉर्ट नोट में ये रहता है कि जो चीजें हमें मतलब नहीं आती हैं अच्छी तरीके से उनको हम रिवाइज कर सकते हैं और शॉर्ट नोट से अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाती है। और मेनली फोकस रखो अपने PYQ पे, प्रीवियस ईयर अगर पेपर कर लेते हैं अच्छे से तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ही रिपीट होते हैं ज्यादातर। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं। मतलब कंसेप्ट अगर अच्छे से पढ़ लिया तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टफ भी एग्जाम नहीं है ये अगर प्रैक्टिस करें तो अच्छे से। अच्छा पिंकी, बहुत बढ़िया. और कुछ बोलना चाहते हो तो इसके बाद एक और नया क्वेश्चन पूछता हूँ. बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम से हर आदमी को थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, ठीक है ना, लेकिन इस डर के आगे जीत जैसे बोलते हैं ना, उस डर को कैसे हटाएं. जैसे बहुत बार डर लगता है कि हमने तैयारी तो कर लिया, कभी कभी लगता है Yes, कि एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई होगा नहीं होगा. तो इस डर को कैसे हटाएं. बार बार कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं स्टूडेंट, जैसे बार बार मेरे पास जो लिख के आए हैं क्वेश्चन बहुत सारे, उसमें कहते हैं सर छोटी छोटी मिस्टेक बहुत सारी हो जाती हैं और आने के बाद लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, हमारे अगर ये मिस्टेक नहीं किए होते तो हम शायद अच्छा कर सकते थे, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ छोटी छोटी मिस्टेक को आपने कैसे मतलब अवॉइड किया, कैसे उसको उस ओवरकम कैसे हुआ उस छोटे छोटे मिस्टेक और जिससे इतना अच्छा आउटपुट दे पाई. मिस्टेक तो जब भी दूर होंगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है उसे समझना। और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की अच्छे से, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी ये थर्ड टाइम दिया था एग्जाम, पिछली बार मेरे 2 मार्क्स से रह गया था मेरा नेट। तो मेनली कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है जब तक हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते। तो बस अपनी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और ये नहीं है कि अगर हम फेल हो जाते हैं, मतलब नहीं क्लियर हो पाता, तो उम्मीद सी टूट जाती है बिल्कुल कि नहीं क्लियर कर पाए हम। लेकिन उम्मीद मत तोड़ो, अपना प्रैक्टिस करो अच्छे से
एक ना एक दिन तो क्लियर हो ही जाता है फिर। चलो बहुत बढ़िया बात। जैसे पिंकी का ये है कि आप प्रैक्टिस डेली करते रहिए, यही ना पिंकी? आप प्रैक्टिस डेली करते रहिए, और जब प्रैक्टिस रहेंगे तो खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा, तो डर खुद ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जब प्रैक्टिस करके आए, हमने जब तैयारी अच्छे तरीके से करके ही आए, तो डर किस चीज़ का? क्वेश्चन कोई आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं, और जो आएगा उसमें भी अपने पास बहुत सारे यस सर, यस। टाइम है। मतलब टाइम का मतलब अपने पास बहुत सारे ऐसे, जैसे अपने पास 40 क्वेश्चन हैं पार्ट बी में, या 25 है। पिंकी ने जैसे 76 मार्क्स ले आई है, सॉरी 45 मार्क्स, जो मैं देख पा रहा था 46 आई थिंक। तो मान के चलो इसने अराउंड, हाँ 46.5 है, तो मान के चलो इसने लगभग 15 to 16 क्वेश्चन सही किया, राइट? हम 15 to 16 है, और टोटल हाँ टोटल अपने पास मान के चलो कि यस सर, 18। 18 सही किया, बाकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से कुछ चला गया, यही ना? तो ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें स्ट्रेटेजी किस तरीके से। दूसरा, अगर बात करो पार्ट सी की, तो पार्ट सी में इसका 76 मार्क्स है। 76 मार्क्स का मतलब आप समझ के चलो लगभग अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन, राइट? यही ना? आउट ऑफ 20। हाँ, तो अगर आप 16। हाँ 16 क्वेश्चन का रेंज लेके चलोगे, देखो बहुत बड़ी बात है कि 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन इसने सही किया, तो आपको पार्ट सी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अब थोड़ा सा पिंकी मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा, पार्ट सी चूँकि स्कोरिंग होता है, और ये सबसे बड़ा मतलब रीजन होता है किसी भी, जैसे पिछली बार अभी देखा जो इंटरव्यू लिया था सुमित का भी ये कहानी थी कि पार्ट सी में उसने थोड़ा स्कोर ज़्यादा किया था, ठीक है? तुमने और भी ज़्यादा किया है, 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 सही करना बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट किस तरीके से मतलब पार्ट सी को अटेम्प्ट करे कि गलतियां कम हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मोर देन वन ऑप्शन है। अभी आपने कैसे अटेम्प्ट किया कि इतना अच्छा स्कोर यस किया? सर, सर मैंने पार्ट सी में मेनली ये टारगेट किया था कि मेरे को अप्लाइड के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, क्योंकि पार्ट सी में जो अप्लाइड के क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, मतलब अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो हो जाते हैं। क्योंकि पार्ट सी में अगर प्योर के क्वेश्चन करने जाए तो उनमें गलतियां होती ही होती हैं ज्यादातर, क्योंकि मैंने भी मतलब लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, उससे पहले एग्जाम दिया था, तो मेरे मतलब पार्ट बी में अच्छे मार्क्स आ जाते थे, पार्ट ए में अच्छे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन हर बार पार्ट सी में ही कम रह जाते थे। लास्ट 6 to 7 क्वेश्चन बस करेक्ट, उससे ज्यादा हो ही नहीं पाते थे। तो अब की बार मैंने ये सोच लिया कि मेरे को अप्लाइड पे ज्यादा फोकस करना है पार्ट सी के लिए। पार्ट बी के तो हो जाते हैं उससे, प्योर के क्वेश्चन पार्ट बी में इजीली हो जाते हैं, लेकिन पार्ट सी में हमें अप्लाइड करना ही करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अप्लाइड के ये नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट करो, कुछ जो सब्जेक्ट के जो मेन क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं एग्जाम में सिर्फ वो कर लो, क्योंकि ये तो एग्जाम बस हमें एक तरीके से क्वालिफाई करना होता है। आगे पीएचडी के लिए जब स्टैंडर्ड बुक चाहिए उसके लिए तब प्रैक्टिस कर लो, बट अभी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो अप्लाइड पे फोकस करना ही करना पड़ेगा पार्ट सी के लिए तो। अच्छा पिंकी, अप्लाइड में थोड़ा थोड़ा पेपर वाइज आप बताओगे, जैसे अप्लाइड में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, ठीक है ना? और उसको यस न्यूमेरिकल सर। मेथड है। तो इसमें आपने क्या टारगेट किया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल मेथड से भी थ्री टू यस सर। फोर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? कैलकुलस ऑफ यस सर। वेरिएशन इंटीग्रल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने कैसे टारगेट किया कि यहाँ से चूंकि मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन है, ठीक है, या 15 क्वेश्चन, इस 15 क्वेश्चन में आपका कितना मैक्सिमम रोल रहा किस पेपर का? थोड़ा सा अगर मतलब मुझे इतना याद तो होना मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा बता पाओगे अप्लाइड में? ये सर ओडी पीडी किया था मैंने, उसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए थे एग्जाम में इजीली पार्ट सी में। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल भी किया था, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी किया था थोड़ा बहुत, उसमें से भी हो गए थे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मेनली इक्वेशन पे बेस्ड आते हैं। 2 या 3 पॉइंट दे देंगे, उससे इक्वेशन बन रही है, या फिर इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, ये सब पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यूलर इक्वेशन से रिलेटेड, और उसका तो क्वेश्चन आता ही आता है यूलर इक्वेशन से रिलेटेड, वो भी कर लेते हैं तो अच्छा है। और इंटेग्रल इक्वेशन में भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, हो जाता है उसका भी, मतलब अगर लगा के चलोगे एक एक दो दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से तो पार्ट सी में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अच्छा, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, उसके बाद स्टूडेंट के ही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन है, जैसे तुमने थोड़ा बता ही दिया नोट्स कैसे बनाए, ठीक है? तो
थोड़ा सा 1 मिनट और थोड़ा बताओ नोट्स बच्चे जैसे जैसे मैं भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है या मैं बोलता हूँ कि वीडियो से देख देख के नोट्स करो, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ अपना नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट आप बताओ अपना नोट्स आपने कैसे तैयार किया था, क्योंकि इन लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी टाइम सेव करने में। मैंने स्टार्टिंग में जैसे सर के लेक्चर देखे, लेक्चर के साथ साथ मैं देखते हुए नोट्स बनाती थी अपने खुद हैंड रिटन्स। उसके बाद जब नोट्स कंप्लीट हो गए उसके बाद उनको रिवाइज रिवाइज किया, अच्छे से बेसिक क्लियर किया उनसे। उसके बाद मैंने मतलब एग्जाम टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो बस मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स जरूर बनाओ और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ये नहीं है कि सर ने प्रोवाइड कर दिए बस उनसे ही पढ़ो, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो बहुत कुछ दिमाग में जाता है, बहुत कुछ, और सब चीज क्लियर भी हो जाती है इजीली। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने जरूरी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बच्चों ने दिया उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा बनाया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे मैं जो इनसे बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर CSIR के क्वेश्चन को अपने मन से आप सॉल्व करिए। अगर देखो अटरंडम कुछ भी तैयार करें उसका कोई मतलब नहीं है। आप जिस लेवल, बहुत सारे आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बच्चे बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चन से खुश नहीं हुए। आप जिस लेवल, अगर आप सेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखिए, क्योंकि कोई भी पेपर जब बनाता है तो पहले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता है। हम भी जब कॉलेज में क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके का पूछा हुआ है। तो आप क्या इनको सजेस्ट करोगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक मार्केट में खरीद लें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप आपके पास कुछ नहीं, मैंने आपको 2-3 बुक प्रोवाइड किया। पहला CSIR की, और फ्री प्रोवाइड किया, चाहे मेरा स्टूडेंट हो चाहे आउटसाइड, चाहे मुझे पर रजिस्टर किया या नहीं। आप CSIR का क्वेश्चन पेपर मेरे वेबसाइट से डाउनलोड करो। 2023 तक के, 2011 से लेके और 23 तक के मैंने क्वेश्चन अपडेट करता रहता हूँ, तो मैंने अपलोड कर दिया। गेट के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया 2023 तक के। उसके बाद IIT JAM के उस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आप क्या सजेस्ट करोगी? थोड़ा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। सर मैंने लास्ट टाइम जैसे एग्जाम दिया था, मैंने 2020 में दिया था नवंबर में। तब तो मेरा मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, ऐसे ही किया था बस नॉर्मली। मैंने पहले फर्स्ट टाइम देखा था एग्जाम देके। उसके बाद मैंने सितंबर वाला दिया था। तो मैंने ना मतलब लास्ट ईयर के पेपर नहीं किए थे, मैंने ना ऐसे ही मतलब कहीं से असाइनमेंट वगैरह डाउनलोड करके वो ट्राई किए थे। मैंने सोचा कि लास्ट ईयर के पेपर तो मैंने कर रखे हैं, बट ये यही मिस्टेक हो गई मेरे से। अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर अच्छे से कर लेती तो शायद हो भी जाता क्वालिफाई। तो इस बार मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मेरे को लास्ट ईयर के पेपर करने हैं। तो मैंने 2011 से और 21 तक मतलब 21 में तो हुआ नहीं था एग्जाम, 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर ट्राई किए थे। मेनली अगर देखो, अगर हम असाइनमेंट वगैरह करते हैं ना, कर लो बेशक से, बट जो PYQ है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर उनका कंसेप्ट मतलब ये है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन PYQ में आ रहे हैं उन सबको कर लो। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अगर वो कर लिए तो इनफ है, वही, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले मेनली ये नहीं है कि कहीं से भी असाइनमेंट उठा के कर लिए। मेनली सबसे पहले PYQ पे ही ध्यान दो, और PYQ में जितने भी कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरूर करो ट्राई, क्योंकि वो ही जरूरी है। PYQ अगर कर लिए ना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। PYQ ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट उनसे ही रिलेट होके आता है। हर बार क्वेश्चन डिफरेंट आ जाते हैं बट कंसेप्ट वही रिपीट होता है। चलो पिंकी, मेरे क्वेश्चन तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे। अब मैं इन लोग के कुछ क्वेश्चंस लूँगा। अब अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, इफ़ एनीबडी वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, राइट, तो आप पूछ सकते हो। किसी को क्वेश्चन पूछना है, थोड़ा सा सभी नहीं रेस करेंगे हैंड, और 1 बाई 1 मैं सभी से, जिसको मैं बोलूँगा 1 बाई 1 कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है सभी को। आप बोल सकते हो एस करके भी अनम्यूट कर सकते हो अपना माइक। प्रियंशु दास, प्रशांत सिंह, अच्छा। चलो सबसे पहले और भी लोग अपना जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेंगे। सबसे पहले प्रियंशु दास, आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिंकी, इनका क्वेश्चन आप सुनो और ध्यान से थोड़ा जवाब देना, ठीक है? Sir, first of all, I congratulate Pinky for her valuable informations
that she had already provided us. Sir, my question is that when I attempted the CSI net last time, then I facing time management problem because my confidence was that I was able to solve much questions in part B and C, also in part A, but I did not. When I was solving the questions, and sir, I feel that time management is very difficult because due to the lack of time management, I did not attempt several questions, and that's why my score is also sir 60 only. So mm, if Pinky Madam share us how to manage the times properly, that is how we can utilize 3 hours during the exam properly in section wise or paper part A, part B or part C, three part, how much time we should give, then sir it will be very beneficial for us. Thank you, sir. अच्छे से आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी लेंथी क्वेश्चन पे आप लगे रहे, उसमें टाइम वेस्ट किया, ये गलत है। क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर मतलब ये लगता है कि हाँ हमको आता है बिल्कुल और जल्दी हो जाएगा, वो ही अटेम्प्ट करो। और किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम दो, उसी में ही अपना टाइम वेस्ट कर दो, ये मत करो। जो भी तुम्हें अच्छे से आता है, बिल्कुल हाँ लगता है कि हाँ हो सकता है अटेम्प्ट, वो ही करो। फिर पार्ट सी में आते हैं, पार्ट सी में तो पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि इसमें 3 घंटे हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो भी है ये 3 घंटे में ही करना है हमको। तो टाइम मैनेजमेंट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप PYQ प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और उसको 3 घंटे लगा के सॉल्व करो कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाता है। और थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है अपनी एग्जाम के लिए। तो अच्छा पिंकी, थोड़ा सा एक और चीज़ ने पूछा, पार्ट वाइज जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में टाइम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए 3 आवर, मतलब जो 3 आवर्स है उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में किस तरीके से टाइम का वेटेज देना चाहिए थोड़ा सा? सर मैंने मतलब टाइम मैनेजमेंट ऐसे तो किया नहीं था, बट मैंने पहले पार्ट बी स्टार्ट किया था तो मेरे अराउंड 1 घंटे में हो गए थे उसके 6। मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। मैंने पार्ट बी में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो मेरे को 18 क्वेश्चन आए थे तो मैंने 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे। फिर उसके बाद मैं पार्ट सी में आ गई। पार्ट सी में मैंने पहले जो क्वेश्चन ये लगता था कि हाँ ये मेरे को बिल्कुल आता है अच्छे से और हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने पार्ट सी किया। लास्ट में मेरे पास 25 मिनट के करीब बच रहे थे। फिर मैंने पार्ट ए स्टार्ट किया था, क्योंकि पार्ट ए में ज्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है। पार्ट ए में ये है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, अगर हम उसमें ही टाइम वेस्ट कर देंगे तो अपना सब्जेक्ट रह जाएगा। तो इसलिए मैंने पार्ट ए को ज्यादा टाइम नहीं दिया था। पार्ट ए मैंने लास्ट में किया था। बिल्कुल अगर टाइम बचता है तो करो पार्ट ए, वरना अपने पार्ट बी और पार्ट सी में जो क्वेश्चन अच्छे से आता है पहले वो ही करो। ठीक है, पिंकी का कहना ये है कि जो सबसे पहले, मतलब जो पहले 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम है आपके पास, उसमें अपना सब्जेक्ट आप लेके चलिए, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। पहले स्टार्ट करिए पार्ट बी से। उसका रीज़न क्या है, पार्ट बी में आपके एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पहले 1 घंटे या 45 मिनट टाइम देके आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम करने, 25, सो वॉट एवर द क्वेश्चन दैट यू नो, दैट you not only know, with the confidence you know I can solve this question with 100% accuracy, आपको लग रहा है। so first you try to shortlist those question from part B or part C which you can solve very easily, and the how you can select, because you have already practiced before the exam, so you will get more confidence with those question, क्योंकि आपने पहले ही शॉर्टलिस्ट किया है, आप जानते हो पहले से। तो कोशिश करो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम पहले उन क्वेश्चन को जो आपको एकदम 100% श्योरिटी के साथ आ रहा है, एटलीस्ट 1.5 घंटे तो टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट। 90 मिनट टू 100 मिनट और 120 मिनट। उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन पे आइए जिसमें थोड़ा सा और हमें नहीं आ रहा लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा लेंदी है, मैं कैलकुलेशन करके कर लूँगा, एंड लास्ट 20 मिनट यू कैन गिव टाइम फॉर द पार्ट ए दैट सी इज सजेस्टिंग, राइट। तो ये है क्या नाम है, प्रियांशु दास, ठीक है ना। Yes, sir. Thank you so much, and thank you, Pinky ma'am, for your valuable suggestions. All the best. Next question is from, I think, Amit, no?
अमित आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, यस सर। अभी सर आपने सर ये लीनियर अप्रोक्स और पीडी ओडी हो गया और नया टॉपिक हमारा रियल स्टार्ट होगा। तो पीछे वाला जो पढ़ाई हो गया हमारा और अभी जो नया पढ़ाई होगा, ये दोनों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करें अच्छा टाइम पिंकी, मैनेजमेंट करते हुए? पिंकी हिज क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो बैच चल रहा है उसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म कर दिया या कोई भी पेपर, और लीनियर अब ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक मैं रियल एनालिसिस शुरू करने वाला हूँ। तो इनका कहना ये है कि पीछे जो हो चुका उसको भी पैरेलल में रिवीजन कैसे करें और आगे वाले जो पढ़ेंगे टॉपिक उसको भी कैसे कवर करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इस, खैर मैं ये बताता ही रहता हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कैसे रिवीजन। देखो कभी कभी हमें लगता है कि हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, पुराना भूलते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए पैरेलल में? यस सर, ये सभी के साथ होता है कि अगर हम मतलब एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं तो पुराने वाले टॉपिक को भूल जाते हैं। तो मेनली ये है कि जैसे कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ जी चुके जी, हो उसके पीवाईक्यू, हाँ जी, उसके पीवाईक्यू करते रहो साथ के साथ, और जो भी टॉपिक आप न्यू पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप छांटो प्रीवियस ईयर पेपर में से और उनको साथ के साथ करते चलो। ऐसा नहीं है कि बाद के लिए छोड़ दिया कि पूरा पढ़ने के बाद करेंगे। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन पहले ट्राई करो साथ के साथ, ओके क्योंकि फिर वो हमारे टॉपिक से रिलेट होते रहते हैं। आपको पता भी चल जाता है कि हाँ इसमें ये, उससे रिलेट क्वेश्चन करते चलो साथ के साथ। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। हाँ तो जी। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर एक्यूरेसी लेवल सर हमारा 50% ही हो पाता है, जैसे कि जो पढ़ाए हैं 50% को 85 पे कैसे ले जाए, एक्यूरेसी लेवल को कैसे मेंटेन करें? पिंकी इनका क्वेश्चन समझो, जैसे क्या है ना, बीच बीच में हर वीक में मैं टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, वीकली टेस्ट अभी होता है। तो इनको लग रहा होगा कि जितने क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिए उसमें सिर्फ हम 50% पे, या फिर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें 50% तक ही पहुँच पा रहे हैं एक्यूरेसी, बाकी जी जी, 50% क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उस एक्यूरेसी को कैसे ओवरकम करें? यस 85 या 80 90 तक कैसे पहुंच पाए हम? क्योंकि टॉपिक तो हमारा पढ़ा हुआ है, तो फिर कमी कहाँ पे है? कमी मतलब हमारी यही रह जाती है कि हम पढ़ तो लेते हैं चीज को बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चंस पे। ओके तो हाँ जी, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अप्लाइड करना सीख पाते हैं। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस मतलब टॉपिक तो पढ़ लिया हमने, नोट्स वगैरह अच्छे से आते हैं बट क्वेश्चंस पे अप्लाइड नहीं कर पाते। तो इसके लिए तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूरी है ही, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अप्लाइड करना सीख पाएंगे, वरना नहीं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अरे कांग्रेचुलेशन पिंकी। हाँ, मुझे पूछना था सर, मैं पढ़ लेती हूँ ऐसे 4 to 5 डेज, उसके बाद क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है माइंड, मतलब वहाँ सेटअप नहीं होता जहाँ मुझे करना होता है। लगता है मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है, सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन पता नहीं क्यों डाइवर्ट हो जाता है माइंड। पिंकी इनका कहना ये है कि 5 दिन 6 दिन पढ़ा, सबके साथ होता है, वो होता है ना साइनोसॉइडल फ्लो, ऐसे ऐसे। यस सर। तो ये लाइफ का है, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो एक हफ्ता पढ़ाई किया, फिर उसके बाद कहीं से कुछ किसी ने बोला या खुद से ही डिमोटिवेट हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यस सर, डाइवर्ट होना सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पे नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि एक दो बार फेलियर आ जाते हैं ना लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि नहीं हमसे क्लियर नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग भी होते हैं कि हाँ जो ये बोल देते हैं कि नहीं तुम पे क्लियर नहीं हो पाएगा, बिना मतलब को टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें। बट एक बार जो मन में ठान लेते हो कि हाँ, क्योंकि अगर हम क्लियर कर जाते हैं तो ये भी है कि हमारी लाइफ आगे के लिए बिल्कुल सेट हो जाती है। ये एग्जाम अगर क्लियर कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, या फिर पीएचडी के लिए बहुत अच्छी जगह भी एडमिशन हो जाता है, फेलोशिप देती है Yes. गवर्नमेंट। तो ये सब अगर सोचते हैं तो माइंड डाइवर्ट होने वाली बात ही नहीं आएगी। तो हाँ, ये आप सही बोल रहे हो। तो आपको बस ये करना है, जहाँ तक पिंकी की समझ है और मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, आपको एक बार जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अच्छी जगह पे आप पहुँचेंगे ना, तो आपको फिर Yes, ये sir. सारी चीज़ें ना, मतलब उसको सोचो कि मुझे कहाँ पहुँचना है। मतलब आप Yes, sir. मोटिवेशन, ये कोई टारगेट लेके चलो कि जहाँ हमें पहुँचना है, और उस अच्छी जगह हम पहुँच जाएंगे तो ये सारी, तो आपको हर वीक में खुद ही लगेगा, हर हफ्ते के लास्ट में कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमारा एम क्या है लाइफ का। और जब आप Yes. एक बार वो अच्छी जगह पहुँचेंगे तो आपको लगेगा सारी जो मेहनत है वो आपको दिखने लगेगा कि हमने मेहनत अपना फिर
बाद में वो भूल जाता है। जब इतनी सारी खुशियाँ आती तो उसे ही नहीं बटोर पाता है। तो आप उस खुशी के इंतज़ार में पहले से आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसे खुशियाँ नहीं आती, पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप उस टारगेट को अचीव करो और फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है शिवानी? हाँ यस सर। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसा अभी पिंकी ने बताया कि मैं 1-2 बार 3 बार फेल भी हुई, ठीक है, और आपके सामने है और आप समझ रहे हो, मतलब जो ये छोटा मोटा नहीं कि सिर्फ पास हो गई। ऑल इंडिया रैंकिंग 18 आपको बताया, नंबर भी बनाया, ऐसे बताया कि 141.5, समझ रहे हो, 200 में 141.5। इतना आसान भी नहीं होता ये सारी चीज़ें बोलना, मुँह से कहना। और आज सामने बैठी है और बता भी रही कि फेल्योर्स से ही आदमी सीखता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पिंकी क्वेश्चन, जैसे चलो 1-2 लोग को और क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लेना। हाँ पिंकी, थैंक यू पिंकी। पिंकी एक चीज़ और जैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो अपने पास नोट्स हैं, ठीक है, या इससे भी बेहतर नोट्स हो सकता है, या इससे भी बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है। मैं हमेशा एक चीज़ स्टूडेंट को बोलता हूँ, और आप भी अपना सजेशन देना इस पर। मैं कहता हूँ कि हमेशा कि जो आपके पास है उसको आप बेस्ट मानो, तब आप यस लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। आपके पास जो बुक है उस बुक्स को क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस बुक के अलावा 50 बुक स्टूडेंट पढ़ रहा है जिसे ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आ रहा है या 100 आ रहा है या 200 आ रहा है। बात क्लियर है? वो बुक्स कुछ 2-4 फिक्स बुकें हैं जिसको आपको पढ़ना। वही बुक हम भी पढ़ा रहे हैं, वही बुक कोई और भी पढ़ा रहे हैं, कोई तीसरा चौथा पांचवा सब वही पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, यस आप उस बुक को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, अगर हम अपने लाइफ में जो चीज़ें मुझे मिलना है उसको मानेंगे बेस्ट, तो हम लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। हमारे पास जो माँ बाप हैं उनको माने कि हम अपने, मेरे माँ बाप सबसे बेस्ट माँ बाप हैं वर्ल्ड के। ठीक है, हमारे पास जो भाई है वो मेरा सबसे बेस्ट भाई है, हमारे पास जो बहन है वो सबसे बेस्ट बहन है। ठीक है, हमारे पास हमारा जो टीचर है वो बेस्ट टीचर है, हमारे पास जो स्टूडेंट है हमारे पास बेस्ट स्टूडेंट है। तभी हम आउटपुट भी अच्छा दे पाएंगे और अच्छा हम कर भी पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी घूम रही है तो पिंकी आज नहीं क्वालिफाई, ऐसे क्वालिफाई करना मुश्किल था। अगर यही सब सोचते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही बुक सब पढ़ रहे हैं। क्यों? हम उस बुक को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो यस मतलब आपका क्या इस पे थोड़ा सा सजेशन है? आप थोड़ा सा इन लोगों को जो सामने बैठे हैं, क्योंकि देखो हम बताएं मेरे टाइम पे और अभी टाइम में बहुत डिफरेंस है, तो पिंकी आपका इन लोगों को क्या कहना है, क्या सजेशन दोगी? ये है कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो या फिर जो भी रिवीजन कर रहे हो, उससे ये करो कि हाँ अपने नोट्स बेस्ट बनाओ। जो चीज नहीं आती है उसको पहले लिखो अपने नोट्स में। और बिल्कुल मतलब ये है कि हाँ आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे कि सर ने कुछ कराया, मतलब जितनी भी चीजें सर ने कराई, लेकिन हो सकता है कि अगर उसमें कुछ चीजें रह भी गई हैं तो अपने खुद उसमें नोट्स में ऐड करते चलो उन चीजों को। बाई चांस रह जाती हैं कोई कोई चीजें, होता है एग्जाम में, मतलब किसी और कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गया है या फिर मतलब वो कंसेप्ट से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो लेंथी है लेकिन उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है। तो वो सब चीजें अपनी खुद लेके चलो, क्योंकि ये नहीं है कि हर कोई टीचर हर चीज नहीं कराता, क्योंकि मेन इंपोर्टेंट चीजें ही कराते हैं सब टीचर। लेकिन फिर भी हमें अपनी खुद प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो हमें ही क्वालिफाई करना है। यही चीज़ें मैं बोलता हूँ कि देखो बुक्स है आपके पास, नोट्स है, सबसे अच्छा हाँ तरीका पता है क्या है? जो मेरा एक्सपीरियंस है और सारे स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस है, अभी पिछला भी इंटरव्यू लिया, एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। यू ट्राई यस टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ माई नोट्स। एंड इन बिटवीन आपको ऐसा लगेगा अगर ये नोट्स में नहीं है ये चीज़ें तो इसको हमें फिर से जानना है, बुक्स पलटिए कि। और हम ये कह रहे हैं कि हमने 20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, हमने इतने टाइप के प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो पिंकी जो ट्रूथ है मैं आपको, कि स्टूडेंट खुद ही शेयर करते हैं, हम प्रॉब्लम को देख देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लगता है कि हम, अगर कोई टीचर हमें दिनों रात पढ़ा रहा है तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि टीचर अगर हर क्वेश्चन आपको बता रहा है, हर क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, लेकिन आप नए क्वेश्चन को अपने मन से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नया क्वेश्चन अपना माइंड खुद नहीं खर्च किए तो एग्जाम में तो नया क्वेश्चन आएगा CSIR का, और नया कुछ, क्योंकि आपने पहले से नए, आपने थिंकिंग पावर बढ़ाई नहीं, क्योंकि टीचर बता रहा है आप देख देख के सॉल्व कर रहे हैं। देख देख के सॉल्व करने से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस सिर्फ 10% है। 90% एग्ज़ाम वही बच्चा क्वालिफाई करता है जो खुद से क्वेश्चन बंद किया,
टीचर ने एक टाइप के क्वेश्चन को बता दिया और अगला क्वेश्चन ईयर के मैं खुद से सॉल्व करूँगा। अपनी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, इस क्वेश्चन की सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। क्योंकि हर बार पिंकी क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूँ 50% 40% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, 60% क्वेश्चन नए टाइप के आते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, जैसा आपने भी बोला कि कॉन्सेप्ट उसी पे है, लेकिन क्वेश्चन के टाइप नए हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करो। देख देख के सॉल्व करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो ये यही कहा था शुरू में, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टाइम कैसे। ये स्मार्ट स्टडी है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट से सीखिए, सारे टॉपिक के नोट्स, आपके सारे थ्योरम, सारे लेमा पढ़ लीजिए। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो खुद से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गलतियाँ हो, घबराओ नहीं। ये नहीं कि एक बार गलत हुआ चलो देखते हैं, ऑन करते हैं, बुक ऑन करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं और देखना शुरू। ये सबसे बड़ी गलती है। आप कम से कम 5 to 6 टाइम अटैम्प्ट खुद से करिए, और जब गलतियां हों उन 10 तरीके से ट्राई किए, उसमें हमें लिमिटेशन पता चले, कहाँ हमारी कमियां हैं, उस कमियों को रिमूव करें। क्यों पिंकी? यस सर, यस सर, बिल्कुल। पहले ये नहीं है कि हाँ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था कि अगर मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था तो ऐसा सोचती थी कि नहीं यूट्यूब पे चेक कर लूं या फिर कहीं भी गूगल पे चेक कर लूं। बट यही मेरी गलती थी, पहले मैंने यही गलती करी थी। बट अब की बार मैंने मतलब प्रीवियस ईयर पेपर करे तो जो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने कई बार ट्राई किया उस क्वेश्चन को। और ये नहीं है कि हर क्वेश्चन का एक ही मेथड होता है, एक एक क्वेश्चन के बहुत मेथड होते हैं। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अपने आप से, दिमाग से अगर हम करें तो बहुत सारे मेथड नए नए निकल आते हैं अपने आप ही, कंसेप्ट से रिलेटेड। किसी कोई भी क्वेश्चन करने जाओ आप, अपने आप ही दिमाग से मेथड बन जाते हैं। ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का एक ही मेथड होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये बहुत अच्छा सजेशन दिया कि कई बार हमें लगता है और हम बार बार, मतलब जैसे आपने ही बताया कि यूट्यूब पे बार बार जाके या कहीं भी जहाँ भी हमें सोर्स मिल रहा है, यस। इंटरनेट पे सर्च करके या बुक पलट के देख लेते हैं। ये मतलब जैसे पिंकी ने भी बताया कि ये हमारे भी स्टार्टिंग में मिस्टेक थे, और उन मिस्टेक से हमें सीखना है। क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, आप कहीं भी 500-600 रुपए की बुक खरीद लो, प्रीवियस ईयर के पूरे सोल्यूशन ही है। क्या हमें बुक एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा? नहीं। बुक आपको एग्जाम, बुक तो बहुत सारे 2000 10,000 की बुक खरीद के लेते आइए, सबके पास बुक होते हैं, सबके पास नोट्स होते हैं, सबके पास वही मटेरियल पिंकी ने भी पढ़ा, वही मटेरियल किसी और ने भी। पिंकी ने ऑल इंडिया रैंकिंग 18 ले आया, वही दूसरा पढ़ने वाला मेरा बच्चा ऑल इंडिया रैंकिंग 83 ले आया, कोई और तीसरा 100 कुछ ले आया रैंकिंग। तो मतलब हम ये नहीं कह रहे पूरे मेरे नोट से ही पढ़ लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस नोट्स की तो पढ़ाई, बुक्स भी पढ़ा, और जो नए क्वेश्चंस थे CSIR में आए उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से किया, तब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। सिर्फ एक टीचर का रोल नहीं है, सिर्फ एक बुक का रोल नहीं है, अपने आप को बदलना है तो अपने आप से मेहनत करानी पड़ेगी। क्यों पिंकी? तभी वो जंग जीत पाएंगे आप। यस बिल्कुल। आप बाकी बच्चों को क्या सजेस्ट करोगी? कोई टिप्स हो जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हम टाइम भी अपना सेव कर लें और एग्ज़ाम टाइमली क्वालिफाई कर लें? और क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, कि 2-3 साल 4 साल टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहोगे कि जो बहुत 3 साल 4 साल टाइम वेस्ट करके और उसके बाद कहीं ज्वाइन करते हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सजेशन मेरा यही है कि अगर आप ये है कि अगर आप नेट की तैयारी करना चाह रहे हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर PhD करनी है, तो मेनली सारा फोकस अपना एक ही टेस्ट पे रखो। ये नहीं है कि और भी गवर्नमेंट टेस्ट या फिर SSC वगैरह के इन टेस्टों पे भी सारा फोकस। फिर इससे ना ये होता है कि हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, कभी उधर कभी इधर। अगर आपको नेट ही क्वालिफाई करना है तो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखो कि हाँ मेरे को नेट क्वालिफाई करना है। चलो ठीक है पिंकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने सारे आपने सजेशन दिए, और होपफुली ये सारे सजेशन स्टूडेंट इनकॉर्पोरेट करें अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और भी अगर कुछ है, मतलब आपके क्वेश्चन होंगे, तो फ्यूचर में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि पिंकी फिर एक बार यस आवे सर। और सबको सजेस्ट करे।